है भाई। यस सर। सर फीस भरवाने की आवाज है जब बस भाइयों, अभी मैं आपको बता दूं एग्जाम्स करीब हैं, तो आप लोग कोशिश करें पढ़ें। अभी हमारी ना कुछ चीजें काफी रह भी गई हैं, कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, तो कंपनसेशन भी यस कर सर। रहे हैं हम साथ साथ। तो कोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। आज मैंने क्विज भी रखी थी, याद है सबको? यस सर। वो जी सर, जी सर तो रजिस्टर रात हो में रहा है। है। बिल्कुल रात में है, मगर मैं जो है ना, अच्छा एक बार और मैं बता दूं, मैंने कुछ 1 या 2 लेक्चर ना रिकॉर्ड करके रात रखे थे वहां पर आपके गूगल क्लासरूम पर। वो देखें किसी ने? जी सर चेक किए थे हमने, उस पे सर वो भी रखे हुए हैं, असाइनमेंट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। ये सारी चीजें मैं अपडेट में बता रहा हूँ, मगर मैंने जो आप लोगों को अभी उसके असाइनमेंट्स जो लेक्चर्स रखे हैं ना, उसमें आपके पास मैंने एक एग्जांपल जो थी वोल्टेज रेगुलेशन के हवाले से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से भी, उसको जरूर देखिएगा। जो लास्ट पार्ट है लेक्चर नंबर 19 के नाम से, और लेक्चर नंबर 18 जो है उसमें रखा हुआ, उसमें भी आपके जो उसका थ्योरी समझाई हुई है, और पूरा प्रॉब्लम लेक्चर 19 के पार्ट 1 में समझाया हुआ। दोनों को जरूर देख लें कि ये एग्जाम के हवाले से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप समझ जाएं कि फाइनल एग्जाम में आपके समझो कि उस तरह का एग्जाम जरूर आएंगे वोल्टेज रेगुलेशन के हवाले से, तो वो जरूर देख लें। और दूसरा, जो मैंने आज पूरे लेक्चर को समराइज किया है ना, आज का लेक्चर तकरीबन पूरा थ्योरेटिकल था, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेंस में इसलिए भी हैं कि आप लोग जो है जब सब स्टेशन वगैरह देखे जाएंगे ना, ये वो सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं। बस बार जो होती हैं, बस बार जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होते हैं, और ये छोटे से छोटे पेन डीबी से लेके बहुत बड़ी जो आपके पास जो स्विच गियर होती है उसमें भी लगी होती है। तो उसकी जो अरेंजमेंट हमें डिस्कस कर रहे थे ना, इसका अरेंजमेंट, ये जो चीज असल में ये है कि चीजों जहां पे समझ नहीं है मुझसे पूछ लिया करें। अरेंजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास बस बार सब स्टेशन में जो इस तरह से लगी होनी चाहिए कि इन केस अगर कोई इशू हो तो वो बस पास को कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट करना, और पावर सप्लाई की डिस्टरबेंस को जो विदाउट उसको डिस्टर्ब किए हुए आप अपने सिस्टम को चला सकें थ्रू आउट द ईयर। तो उस हिसाब से जो 2-3 स्कीम्स जो मैंने आपके सामने रखी, तो एक तो ये स्कीम थी सिंगल बस बार, ठीक है, ये यूज होती है। दूसरी आपके पास डबल बस बार, ये आपके पास यूज होती है। अच्छा, डबल बस बार का फायदा क्या है? अगर मिसाल दौर आपके पास मेंटेनेंस वगैरह करनी हो, क्योंकि बस बास में भी कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको मेंटेनेंस वगैरह करनी पड़ जाती है, कोई इशू आते हैं, तो उसकी जगह पे आप मेन जो बस बार होती है उसको हटा देते हैं सब, और आप उसकी जगह जो स्पेयर या सेकेंडरी बस बार होती है उसको कनेक्ट कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये है मेन। तो सर्विस में जो एट ए टाइम मतलब काम आ रही होगी ना, वो नॉर्मली ये आ रही होगी। अगर इनकेस मिसाल लो नॉर्मली में कोई इशू आ गया, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये नजर आ रहा है आपके पास कपलर, तो बस कपलर से क्या होता है, या तो ये मेन चलेगी, या अगर इसको कनेक्ट कर देंगे इस कपलर को, तो उसका मतलब है ये स्पेयर वाली कनेक्ट हो जाएगी। अगर इसको हटा के ये कनेक्ट कर देंगे, इसका मतलब है ये मेन वाली सप्लाई है, ये कनेक्ट हो जाएगी। तो ये कपलर जो है आपका इस तरीके से काम करता है कि किसी भी एट टाइम पे आपकी एक बस बार जो है वो यूज में होगी। तो ये एक दूसरी स्कीम है, ठीक है। अब ये स्विच गियर जो है आपके पास इस तरह की जो आउटडोर टाइप के भी होते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या लगा हुआ है देखें, ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, इसको ओसी भी लिखा है, मतलब आई सर्किट ब्रेकर। और ये जो है आपके वो लगे होते हैं सर्ज अरेस्टर्स, लाइटनिंग अरेस्टर, सॉरी लाइटनिंग अरेस्टर्स, और ये ट्रांसफार्मर, और ये दूसरा ट्रांसफार्मर। तो ये सारी चीजें जो है ना एक सब स्टेशन में इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। तो अभी तक के लिए ये कुछ समझ में आई चीजें या नहीं? हेलो, जी सर समझ आई है सर। अच्छा चलो गुड। अच्छा, तो अभी जो हमने डिस्क्राइब की चीजें,
वो आपको पूरा स्विच गियर, बस बास के अरेंजमेंट्स एंड सब स्टेशन और उसकी टाइप्स। अब देखो सब स्टेशन और उसकी टाइप्स इसको जरूर पढ़ लें। स्विच गियर इसको जरूर पढ़ लें, एक दफा आप खुद इसको स्टडी कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि अब एग्जाम से ना हमारे इंशाल्लाह 15-16 के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होना चाहिए क्योंकि आज के बाद ना जो मैं पावर सिस्टम की ये वाला सेक्शन है ये पूरा यहाँ पर मैं कवर कर दूंगा और एंड हो जाएगा। अब इसके बाद फिर मैं जो आपके पास आऊंगा वो होगा केबल्स का। तो अभी तक के जो समझो कि टॉपिक्स जो हुए हैं उनमें ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको वो डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है, बात समझ में आई? जी सर। जी सर। तो इन चीजों को देख लें। अभी तक जो किसी में कोई अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उनमें अगर किसी का कोई इश्यू हो तो बताएं, अदरवाइज फिर मैं जो हूँ अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है केबल्स का, उस पर मूव होऊंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी देखो ये जो मैंने चीजें बताई है ना बहुत ही क्या कहते हैं कि डिटेल इस सेंस में नहीं कह रहा कि उनकी मैथमेटिक्स हमने नहीं किए, मगर अब आपको इनके लॉज आइडिया सारा आइडिया होगा कि ये चीजें होती क्या है, प्रैक्टिकली कैसे नजर आती हैं, किस तरह की हैं, ये सारी चीजें आपको आई होप कि समझ में आ जाएंगी इससे। तो ये कोशिश करें कि खुद प्रैक्टिस करें। और मैं आप लोगों की ग्रुप में एक्टिविटी कम देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप लोग जो है ना वो उस पर इतना ज्यादा वो फोकस नहीं कर रहे। तो ये आप लोग खुद बताएंगे कि आप फोकस कर रहे नहीं कर रहे। सर कर रहे हैं सर फोकस। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। तो अच्छा ये अभी देखो अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। बस बास की जो वजाहत खुद जो टाइप्स हैं वो बहुत सारी हैं। जो अरेंजमेंट्स मैंने इसकी बताई है ना ये कोई सिर्फ लाजमी नहीं है कि यही है, इसके अलावा भी बस बास की जो है ना अरेंजमेंट्स बहुत और भी हैं। तो आप लोगों को मैं असाइनमेंट 2 जो हूँ आज रात को दे दूंगा जो कि 10 तारीख को आपको देना होगा। तो उसमें इस तरह की चीजें होंगी जो इसमें हैं। असाइनमेंट्स को, क्विज़ेस को और जो मैंने लेक्चर्स में जो डिस्कस करा उनको अच्छे तरीके से करें क्योंकि एग्जाम्स में इसी में से ही चीजें आएंगी। जी सर। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा है याद है, मैं यहाँ रिवाइज करूँ? यस सर याद है। क्या क्या बताएं? सर अभी हमने फ्यूजेस पढ़ लिया और सर अभी जैसे बीबीसी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर सर हमने पढ़ लिया है। और सर डिमांड फैक्टर पावर फैक्टर पढ़ लिया है। सही है। और और सर जैसे रिंगमैन सिस्टम सर हमने जैसे पढ़े थे यूटिलाइजेशन फैक्टर और इनके जो है सिंगल लाइन डायग्राम्स वगैरह सर ठीक लोड है। फैक्टर वगैरह ठीक है। डीएफ इम्प्रूवमेंट वगैरह सब हमने। अच्छा हाँ अभी तक जो हमने पढ़े हैं तकरीबन यही टॉपिक डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं। मैं रिपीट करता हूँ जी अगर सर। आप लोगों ने सुने किया। वो ये है कि हमने पहले पावर सिस्टम से स्टार्ट किया। मैंने पहले अब पॉइंट नोट कर रहे हैं, मैंने पहले आपको जनरलाइज एक पावर सिस्टम स्ट्रक्चर समझाई जिसमें जनरेशन से लेके आपके पास कंज्यूमर तक पावर की स्टेजेस क्या क्या आती हैं, जिसमें जनरेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर लास्ट में आपके पास कंज्यूमर तक पावर आता है। पहली चीजें हमने इसको यहाँ ये चीज जो डिस्क्राइब की थी। फिर उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के जो डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारे कौन कौन सा था कि ओवरहेड अंडरहेड पढ़ा था, उन दोनों के कंपैरिजन को भी देखा था। फिर हमने जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द करंट एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है, इसको पढ़ा था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज पर द कनेक्शन, जिसमें हमने रेडियल सिस्टम, रेडियल कनेक्शन, रिंग मैन और एक सिस्टम मैन सिस्टम, ये दो तीन टाइप्स के हमने कनेक्शंस पढ़े थे। अच्छा इसके फिर हमने डिफरेंट कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। उसके बाद फिर हम आए थे आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने डिस्क्राइब किया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मैंने बहुत टाइम लगाया है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल से लेके और पूरा डिस्क्राइब किया है। फिर मैंने
आप लोगों को कुछ वीडियोस में कोई भी नहीं आया था, तो उस वीडियोस में वो रिकॉर्ड तो है, जूम पे ही मैंने बनाई थी। उसमें मैंने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग, उसकी पार्ट्स एक एक को, उसके अलावा उसके इंटरनल कंपोनेंट, उनकी वीडियोस, फिर उसकी जो टेस्टर्स होती हैं, कितनी टाइप्स की टेस्टर्स होती हैं, उन सब टेस्टर्स की जो मैंने वीडियोस पे दिखाई है कि वो किस तरह टेस्ट हो रही हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे होते हैं, ये सब चीजें पूरी उसमें हैं। तो आप काइंडली लेक्चर्स देखते रहें, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पावर फैक्टर को डिस्क्राइब किया, डिमांड फैक्टर, लोड कर्व को हमने डिस्कस किया, पावर फैक्टर करेक्शन इन सिंगल फेज, थ्री फेज, फिर उसके प्रॉब्लम्स की हमने। फिर उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन और जो आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन की जो है ना प्रॉब्लम, मैंने जो पिछली वीडियोस में जो लास्ट में करवाया। उसके बाद फिर हम आए बस बार्स। बस बार्स के बस बार क्या होता है, बस बार्स की अरेंजमेंट, सब स्टेशन, स्विच गियर और इनके जो सब स्टेशन के टाइप्स, स्विच गियर के कंपोनेंट्स और उसमें बस बार के अरेंजमेंट, ये सारी चीजें हमने कवर की। अब यहाँ तक मतलब जो आपके पास हम पहुंचे हैं अभी तक जितना स्टडी करके आए, तो आपको उम्मीद है इतना आइडिया हो गया होगा कि कौन सा स्टेज पे क्या चीज होती है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, उसके क्या करना चाहिए, लॉस उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ अगर इसमें किसी को कोई इश्यू हो तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो नेक्स्ट से भी क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमारे पास ये जो पावर कैरिंग जो होती है वो होती है थ्रू दी कंडक्टर। कंडक्टर जो होते हैं वो मतलब कंडक्टिंग केबल्स होती हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि क्योंकि केबल्स भी तो कोई एक टाइप की तो नहीं है ना, तो केबल्स भी एक साइज की भी नहीं है, उसके डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट साइज हैं, तो कौन से साइज की किस जगह पे यूज करनी चाहिए, अब वो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेज उस पर है। बात क्लियर हो रही है? जी सर। देख रहे हैं हम, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने आप को समझो कि इमेजिन करें कि एक पावर जो है ना, पावर जनरेशन से लेके आपके कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो उस चीजों को आप जो इमेजिन करते जाएं और हम उस एक एक चीज को पढ़ते जा रहे हैं। अब हम पहले पढ़ा था जनरेशन, अभी देखो देखो हम जनरेशन होती कैसे, पूरा सब्जेक्ट है, हम उस पर नहीं जा रहे। अब हम कह रहे हैं जनरेट होके पावर घरों तक पहुंचता है, तो वो कितने स्टेजेस कवर करता है और हर स्टेज पे क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, सेफ्टी के लिए क्या होते हैं, फिर लोड हम किस तरह एस्टिमेट करते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, जिसमें ना लोड फैक्टर, हमने डायवर्सिटी फैक्टर, लोड एस्टिमेशन, ये इन चीजों को सबको हमने जो है ना पढ़ा है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है कि उसमें जो जो आपके पास केबल जो मेन कंपोनेंट है, तो उस केबल के कितने जो कंडक्टिविटी कितनी होती है, किस साइज की होती है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि घर में आप एक सिंपल नॉर्मल बल्ब जलाने के लिए कोई सर्विस की मेन लाइन तो नहीं लगाते ना, या मिसाल दो वो ऐसे तो नहीं होता, मीटर की वाली जो मोटी ब्लैक वायर होती है वो तो वहां पे आप बल्ब जलाने के लिए नहीं लगाते। ऐसे ही फॉर सपोज बल्ब जिस वायर से हम चलाते हैं, तो एक पतली सी वायर, इससे आप जो है एसी भी नहीं चलाते। सवाल तो पैदा होता है ना, तो क्यों नहीं करते, यहाँ इसकी क्या जरूरत है, यहाँ जितना सिस्टम ज्यादा होता है तो इसकी साइज बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो केबल्स के ऊपर है, अब उस पे हम पढ़ेंगे। क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, मैं उसकी भी कोशिश करूंगा आप लोगों को ना वीडियोस और एनिमेशन के थ्रू उनकी वर्किंग वगैरह उनको समझाऊं, ताकि आप लोगों को एक चीजें जितनी भी देखें ना, यूजुअली एक विजुअल जो हम चीज देखते हैं ना वो ज्यादा याद रहती है बनस्पत जो हम सिर्फ सुनते हैं। तो उस वजह से मैं वीडियोस में ना आप लोगों को ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेट भी करता जा रहा हूँ, ताकि आपको शुरू, फिर भी अगर आपको कहीं पे ऐसे लगे कि कोई चीज कहीं समझ नहीं आ रही है, तो आप यहाँ कोई इश्यू हो जिसमें आप समझते हैं कि आप हमें इस तरीके से समझाएं, तो मुझे जरूर बता दिया करें, ग्रुप में बताएं, यहाँ पर बताएं, पर्सनल बताएं, मैसेज करके बताएं, जैसे भी ताकि फिर मैं अपने आप को उस हिसाब से इम्प्रूव करूँ, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। तो मेक श्योर करें आप अपनी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा रखें, ताकि मैं आपको बेहतर समझा सकूंगा। अदरवाइज आप इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे तो मैं शायद आप लोगों को फिर इतना बेहतर ना समझ पाए आप लोग।
तो कोशिश करें समझ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आप लोगों को। अभी जो जितने टॉपिक्स आ रहे हैं ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके वो जो केबल की साइजिंग वगैरह इसमें हम देख पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर हम ना लाइटनिंग के कितने टाइप्स होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर अर्थिंग और जो अर्थिंग वगैरह कैसे होती है, मिसाल और ग्राउंडिंग करना, सेफ्टी के लिए हम करते हैं ना, हम अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं कि मगर वो ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, किस लेवल पे कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए वोल्टेज, किस तरह ग्राउंडिंग की जाती है, ट्रांसफार्मर की घर में ग्राउंडिंग वगैरह की किस तरह की जाती है, इसके जो उसके पीछे फिजिक्स क्या है उसकी, उसको ये चीजें पूरी अब नेक्स्ट स्टेजेस में हमारी अब वो आ रही हैं। आगे एक सब्जेक्ट आता है पावर सिस्टम एनालिसिस। ये जो चैप्टर है ना, जो फॉल्ट्स वगैरह उसकी एनालिसिस करना, वहां पर फिर अरेंजमेंट वगैरह आप ये दोबारा अच्छे तरीके से पूरे विथ एनालिसिस पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी तक इतना आइडिया हो गया होगा आपको कि भाई ये चीज इस तरह होती है और ये इसलिए की जाती है। अब इसकी मैथमेटिक्स जो है ना, आप पावर सिस्टम एनालिसिस सब्जेक्ट में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, या आप लोगों ने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। तो अभी तक का फीडबैक आप लोगों को क्या कहता है इसमें? जी सर, अभी सर मतलब जो मतलब हमने पढ़ा है सर सारा मतलब जैसे कि डेली सर रिवाइज भी कर रहे हैं, तो सर अभी तक तो एक सर समझ आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, असाइनमेंट वगैरह कर लिए हैं? जी 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 सर, हो गए वो। ठीक है, आज आप लोग क्विज देंगे इंशाल्लाह 8 बजे से या 9 बजे कर लें, जो भी आप टाइम मुनासिब लगता है, जिस टाइम आप लोगों के पास लाइट सर हो उस टाइम हम करें। सर जी जी सर सर इसके सर ये टाइम थोड़ा इसकी अगर टाइमिंग रिड्यूस। रात 12 बजे तक सही है सर। क्या कह रहे हैं, मतलब दोबारा रिपीट करें, एक बोले। जी मुबशिर क्या कह रहे थे आप? सर मैं बोलता सर 8 बजे ना सर, दरअसल लाइट नहीं होती, लाइट जाती है 7:45 से 9:45। तो सर उसके बाद या जैसे आप टाइमिंग रख लें आप, अगर हो सके तो। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं ना, 9 बजे सही है, 9 बजे लाइट जी जी होती है। सर, जी सर 9 बजे आ जाती है। ठीक है उजैर, सही है। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, तो 9 बजे हम, मैं टाइमिंग शिफ्ट ठीक चेंज है कर देता हूँ एलएमएस पे। आप लोगों के ना 9 बजे क्विज होगी, 50 मिनट की क्विज होगी, 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे, एक एक दो थ्योरी के, एक दो न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, मेक श्योर कि एलएमएस पे ही अपलोड हो जाए, ईमेल पे ना दें, एलएमएस पे अपलोड करें क्योंकि रिकॉर्ड में आ जाएगा। ठीक है। सर जी जी सर अगर परमिशन हो आपके सर, जैसे 1 आवर की सर टाइमिंग हो सकती है, अगर मिल मतलब सके तो सर। सर जैसे आप 50 मिनट्स के बोल रहे हैं सर, मतलब अगर 1 घंटे मिल जाए सर कोई इसके लिए सर, जैसे बीच में अगर कोई इशू ना हो, मतलब वो नेटवर्क वगैरह का सर थोड़ा इशू हो जाता है नहीं, क्विज इतनी मेरे ख्याल में सिग्नल से। मुश्किल है ही नहीं, कि 50 मिनट भी बहुत ज्यादा है। आपको अपलोडिंग टाइम वगैरह मैंने ध्यान में रखते हुए ही वो बनाई हुई है, ऐसे नहीं है कि आपकी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो। तो मेरे ख्याल में बहुत जी जी सफिशिएंट है। मैं फिर भी देखूंगा, 5 मिनट बढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है, मगर वो भी सफिशिएंट टाइम है। सही सर, ठीक है। ठीक, थैंक तो यू। उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं अगले लेक्चर्स में ना असाइनमेंट क्विज़ को भी यहाँ पे पूरे डिस्क्राइब करेंगे सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 80 मार्क्स का कुछ आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 3 घंटे का, वो उसमें पूरा कोर्स कवर्ड होगा, जो जो अभी तक पढ़ा है और जो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा कोर्स जो है ना, समझो कि अच्छा खासा 50% और 60% हो चुका है, मगर अर्थिंग, केबलिंग, लाइटनिंग के जो 3 सेक्शन है ना बड़े, जो ज्यादातर थ्योरी ओरिएंटेड और कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आ जाए तो आराम से आप लोग एक नजर से ही कर लेते हैं, वो अभी पार्ट हैं। तो इस वजह से मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, मगर मेरी पूरी कोशिश है कि आप पूरा सिस्टम को समझने की कोशिश करें। इसमें आप लोग डेली जाएं, थोड़ा सर्च करें, आप खुद मुझसे आगे पूछेंगे सर ये चीजें हैं, ये यहाँ पर हमने लगी हुई देखी, इसका मतलब क्या है, ये लगी हुई देखी चीज हमने क्या, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक ऐसा वायर सिस्टम है जिसको आप थ्रू आउट दी हर जगह पे खुला हुआ नजर आता है आपको। तो आप ना अपनी जो है ना ऑब्जर्वेशंस अभी उस नजर से देखिए, पहले तो हम देखते थे चलो ठीक है लगे, अब आप स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल के, तो आप चीजों को इस तरह देखें ताकि आपको जो है ना चीज ना पता हो, इस तरह लर्न करता है। जब आप हर चीज को ना क्वेश्चन करते हैं, ये क्यों है, ऐसे क्यों, समझते हैं, तो जब इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो वो आपको फायदा होगा, एक तो समझने में भी,
और दूसरा जब जॉब पे होंगे ना आपको हर चीज का आइडिया होगा कि यहाँ पे ऐसे सिस्टम लगा हुआ तो इसका ये इस वजह से था, ये इस वजह से था। क्योंकि हर हम जो किताबों में पढ़ते हैं ना बहुत सारी चीजें ना आइडियल कंडीशंस में पढ़ते हैं कि बस हमने ये चीजें की, क्योंकि वो सिर्फ बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए होते हैं। रियल लाइफ में वो चीजें होती हैं मगर रियल लाइफ में दूसरे सिनेरियोज भी होते हैं, फिर उनको काउंटर करने के लिए फिर कुछ अरेंजमेंट दूसरी भी की जाती हैं। तो जब तक आप क्वेश्चंस करना नहीं सीखेंगे ना, क्वेश्चंस इन द सेंस में कि सीखने, क्वेश्चन टू लर्न, कि आपको जब सिस्टम को ऑब्जर्व करना सीखें समझना, तो फिर आप ना ज्यादा लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज कोर्स तो नो डाउट समर है, इंशाल्लाह आप लोग कोर्स पढ़ लेंगे समझ लेंगे, इंशाल्लाह क्लियर ही कर लेंगे अगर आप पूरी मेहनत करते हैं तो। मगर उससे बड़ा ऑब्जेक्टिव सिर्फ पास करना नहीं है, उससे बड़ा ऑब्जेक्टिव इसको समझना है, सीखना है। आई बात समझ में? जी सर। तो कोशिश करें, मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे सिखाऊं। मैं तभी वीडियोस लिंक्स वगैरह ये शेयर करता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सपोर्ट हो। मगर फिर भी जब तक इंसान ना वो क्या कहते हैं कि एक कहते हैं ना, जब तक इंसान खुद नहीं चाहेगा ना तब तक कोई भी आप उसको नहीं सिखा सकता। वो बड़ी कहावत है ना, मौलाना रूमी की, अक्सर हमारे पीएम साहब भी कहते हैं कि जब तक इंसान जब खुद बदलना नहीं चाहेगा ना तब तक वो कोई उसको चेंज भी नहीं कर सकता। तो सीखने का भी बिल्कुल अमल सर, ऐसे ही ठीक है, बात। सीखने का अमल भी ऐसे ही है। जब तक आप खुद अपने आप को सही ना बात। सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगी सही चीजें, बात। इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो आई होप कि चीजों को जो है आप लोग और भी यकीन क्या कहते हैं कि डेप्थ में और भी इंटरेस्ट के साथ मजीद पढ़ेंगे, ताकि चीजों को हम एक दूसरे में इस तरह, हमें भी पढ़ाने में मजा आता है कि अगला इंटरेस्ट लेता है ना, तो इस तरह हमें भी अच्छा लगता है और वो चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश आउटपुट देने के काबिल हो जाते हैं। अगर नहीं इंटरेस्ट लेंगे तो फिर ये होता है कि हमारे पास ना वो मोमेंटम नहीं बनता। तो जिनके नहीं, हम वैसे स्टूडेंट्स कम है तो हम आराम से एक एक स्टूडेंट के क्वेश्चंस को फेस कर सकते हैं। सो हमने जो अभी तक चीजें डिस्कस की ना, अच्छा इसमें जो फॉल्ट्स हैं, अच्छा मैं बहुत शार्ट जा रहा हूँ अभी, इसमें इसको एंड कर रहा हूँ फिर उसको मैं केबल्स पे आ रहा हूँ। जो फॉल्ट्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं, दूसरे अनसिमेट्रिक फॉल्ट। तो फॉल्ट सिमेट्रिकल कौन से? द फॉल्ट व्हिच गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, दैट इज इक्वल फॉल्ट करंट with 120-degree displacement is called symmetrical fault. The most common example of symmetrical fault is when all three conductors of a three-phase line are brought together simultaneously into a short circuit condition. This the matter of calculating fault current for symmetric is discussed in chapter 17. ये पूरा चैप्टर्स हैं, मगर सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन से होते हैं? जब तीनों लाइनें आपकी, जिस तरह हमारे पास थ्री फेज है ना, थ्री फेज की तीनों लाइनें शॉर्ट हो जाएं, तो ऐसे फॉल्ट हम सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, एक साथ तीनों। मगर प्रैक्टिकली सिमेट्रिकल फॉल्ट ना इतनी आसानी वो होते नहीं है, ज्यादातर फॉल्ट होते हैं अनसिमेट्रिकल होते हैं। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के भी फिर तीन टाइप, मतलब या तो आपके मिसाल लो, ये एक समझो कि ये चार लाइनें हैं, ये एक न्यूट्रल है, तीन फेज की लाइन है, या तो आपका सिंगल लाइन टू ग्राउंड ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा, मतलब ये जो लाइन है ये ग्राउंड के साथ फॉल्ट हो जाएगा, इसको हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहेंगे। या ये लाइन है ना आपस में इनका फॉल्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे फॉल्ट का मतलब शॉर्ट हो जाना। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, या ये दोनों, तो या तो ये दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट हो जाएं, या ये दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट हो जाएं, या ये दोनों आपस में लाइनें, मतलब कोई भी दो लाइनें आपस में शॉर्ट हो जाएं, इसको हम लाइन टू लाइन फॉल्ट बोलते हैं। अच्छा, डबल लाइन टू फॉल्ट ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है? ये दोनों लाइनें, कोई भी दो लाइनें इनमें से वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाए। तो ये तीन टाइप्स के आपके पास होते हैं फॉल्ट। इन तीनों फॉल्ट को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल, क्योंकि हर फेज, इस पे तीनों फेजेस डिफरेंट हो जाते हैं। तो और यूजुअली जो प्रैक्टिकली आपके पास फॉल्ट आते हैं ना, वो अनसिमेट्रिकल मोस्टली आते हैं। और ये एनालिसिस में थोड़े से ना क्या कहते हैं कि मेहनत ज्यादा इसमें चाहिए होती है, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। वो चैप्टर 18 इसके जो आपके पास मित्रा की बुक है, उसमें हम उसको नहीं पढ़ रहे। ये पूरे पावर सिस्टम एनालिसिस के पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हैं जो उसमें पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को, सब्जेक्ट है वो। हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रही है, लाइंस क्या होती हैं, बस बार्स क्या होती हैं, किस तरह कनेक्टेड हो सकती हैं, स्विच गेट, सब स्टेशन,
टाइप्स वगैरह, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें पढ़कर अब हम पढ़ रहे हैं केबल्स की तरफ। तो मैं अब आ रहा हूँ केबल्स की तरफ। ये जो क्वेश्चन जो मैं जिसकी बात कर रहा था ना, वो ये था वोल्टेज ड्रॉप का। ये पूरा मैंने समझा दिया, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम्स के हवाले से। क्लियर है? ओके सर। और ग्रुप में आप लोग अपनी एक्टिविटी थोड़ा एक्टिव रहें, हाँ या ना का जवाब दे दिया करें। हाँ सर हमने आएंगे, नहीं आएंगे, क्विज देंगे, टाइम पे आएंगे, नहीं, या क्लास नहीं होती तो पूछ लिया करेंगे सर आज क्यों नहीं हुई, तो उसमें इशू यस नहीं। सर। थोड़ा सा एक्टिव रहें ग्रुप में। जी सर बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे जो केबल्स हैं इसमें स्टार्टिंग करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स में। अंडरग्राउंड केबल्स की वजह जरूरत क्यों पड़ती है, अब इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये किस सिस्टम में अंडरग्राउंड यूज होती है, आप बताएं। ये अंडर केबल्स का शो तो हो रहा है ना स्क्रीन पर? यस सर शो हो रहा हाँ, तो मैं ये पूछा था, अब मुझे कोई बताएगा कि केबल्स जो है हमारी इलेक्ट्रिकल केबल्स, ये अंडरग्राउंड केबल्स, सॉरी इलेक्ट्रिकल के, वो तो ओवरहेड की भी इलेक्ट्रिकल ही है। अंडरग्राउंड केबल्स कहाँ पे यूज होती हैं, ये हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, मैंने अच्छा खासा किया हुआ है। कोई तुक्का ही लगा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, मगर कुछ बोले तो सही, चुप नहीं रहे। सर। ये यहाँ पर यूज होती है ना सर, इलेक्ट्रिकल पावर। सर जैसे हमारे टेलीकम्युनिकेशन वगैरह होगा सर, उसमें सर अंडरग्राउंड केबल्स यूज होती हैं। हाँ, टेलीकॉम वगैरह में जो पीटीसीएल सिस्टम्स के में भी होती है, ये बात जी तो सही है, मगर मैं जी इन सर। टर्म्स ऑफ पावर पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा कोई सिस्टम पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें अंडरग्राउंड केबल्स का यूज होता है? यस सर। सर ये सर ट्रांसफार्मर्स वगैरह, ट्रांसफार्मर सर जो होते हैं अंडरग्राउंड, सर इसमें सर यूज होती है केबल्स। बैरिया में सर अर्थ आपको माउंटेड टावर्स ट्रांसफार्मर। नजर आते हैं बैरिया में? जी कभी जी गए सर। हैं बैरिया का आप घूमने? नहीं सर गए तो नहीं है, ये सुना है सर वहाँ के बारे में, चलो, इस्लामाबाद में गए हुए हैं कभी? टावर्स वगैरह। नहीं सर इस्लामाबाद भी नहीं गए। अच्छा, चलो वो मसला नहीं है, चलो इंशाल्लाह कभी घूम लेंगे। मगर मेरा जो कहने का मतलब है कि आप लोग वहां पे अगर कभी देखें तो वहां पे आपको टावर्स वगैरह नहीं आते, तो वहां पे अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि हम पढ़ कर आए हैं, जिसमें मैंने अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड और ओवरहेड जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिफरेंस भी मालूम किया था। तो याद होना चाहिए ना, अभी तो हमने पढ़ कर आए हैं कुछ अर्सा पहले, 1 डेढ़ हफ्ता हुआ है। यस सर। सर ये उन्हीं लोकेशन पे यूज होते हैं सर, जैसे अर्बन एरियाज होगा सर। मोस्टली वहीं पे है, मगर लाजमी नहीं है, मगर ये यूजुअली ऐसे ही होता है कि जो प्लान सिटी होते हैं जहाँ पे प्लानिंग से काम होता है, वहां पे अंडरग्राउंड होते हैं, क्योंकि इसके फिर अपने फायदे हैं मगर नुकसान भी हैं, हर चीज के अपना। मगर लुक वाइज एक अच्छा लगता है, मतलब कि केबल्स वगैरह इस तरह वायर खुली हुई नहीं है, और एक ओपन ओपन एरिया लगता है, और आपको बिजली भी मिल रही होती है प्रॉपर तरीके से। वो बारिश वगैरह के मामलात में ये सेफ रहता है, जी क्योंकि सर। वो इतना ओपन नहीं होता। मगर हर चीज की जो है ना अपने फायदे नुकसान भी हैं, ऐसे नहीं है कोई भी चीज जो है ना वो इतनी, वो क्या कहते हैं कि, तो हम पढ़ते हैं अंडरग्राउंड केबल्स की तरफ। एन अंडरग्राउंड केबल essentially consists of a one or more conductors covered with suitable insulation and surrounded by a protecting cover. ठीक है, टाइप ऑफ केबल टू बी यूज विद ऑल विच डिपेंड अपॉन द वर्किंग वोल्टेज एंड सर्विस रिक्वायरमेंट। इन जनरल ए केबल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग नेसेसरी रिक्वायरमेंट। अंडरग्राउंड केबल में मतलब मसला और ओवरग्राउंड जो ओवरहेड की केबल का सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना, वो ये है कि जो आपकी ओवरहेड जो होती है ये बिल्कुल प्लेन सिर्फ कंडक्टर होता है, इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं की हुई होती, जिसको हम इंसुलेशन कहते हैं। जो अंडरग्राउंड होती है उसमें आपको कंडक्टर तो होता ही होता है जो आपके पास, जिसमें पावर कंडक्शन होती है, मगर उसमें साथ ही साथ उसके ऊपर इंसुलेशन भी लगी हुई होती है। मैंने जो है ना जो अंडरग्राउंड केबल्स वगैरह
देखी थी, और आपने भी अगर यहाँ पर शायद याद हो आप लोगों को, यूनिवर्सिटी रोड पे अभी जो केबल्स लगी थी इधर, जो आपका क्या कहते हैं, नीपा के आसपास पास, अभी कभी कुछ महीना पहले, जो कोविड से पहले, याद है किसी को वहां से गुजर हुआ था किसी का? तो जी सर सुना था। ठीक है, तो केबल्स लगी थी तो बहुत डिस्टरबेंस वगैरह भी होती थी, तो वो देख रही, वो बहुत ही मतलब थिक वायर्स थी। तो ये जो वायर्स थी ना अंडरग्राउंड, उसकी जो वायर्स होती हैं, ये एक तो कंडक्टर उसमें होता है, फिर इंसुलेशन, अच्छा इंसुलेशन भी उसमें फिर बहुत सारा होता है कि उसमें एक इंसुलेटर लगा होता है, फिर इनसाइड दूसरे होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेज को काउंटर करने के लिए, फिर दूसरी इंसुलेशन। तो उसके कंस्ट्रक्शन में आएंगे, मगर अब तक के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि एक कंडक्टर और उसके ऊपर इंसुलेशन। तो इसका मतलब है सीधा सीधा खर्चा जो है इंसुलेशन का वो आपका बढ़ गया। क्यों? एक तो कंडक्टर का खर्चा है, कंडक्टर विशाल और आप केबल है, वो तो नॉर्मल आ गए, उसके ऊपर जो आप इंसुलेशन करेंगे तो वो उसका मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और मटेरियल कास्ट हो, और अंडरग्राउंड केबल वैसे ही महंगी होती है आपकी, जो जो अनकवर्ड, जो इंसुलेटेड जो वायर होती है, ठीक है। और उसकी जो साइज होती है वो डिपेंड करती है कि आपको वोल्टेज किस लेवल पे चाहिए और कितनी रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी केबल चाहिए। अच्छा, उसमें जो नेसेसरी क्राइटेरिया जो फुल करने चाहिए एक केबल को जनरली, वो नीचे है। द कंडक्टर यूज इन द केबल शुड बी thin stranded copper or aluminum of high conductivity. Stranding is done so that the conductor may become flexible and carry more current. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रैंडेड का मतलब पता है क्या है? हम्म, जी सर स्टैंडर्ड। स्ट्रैंडेड सर ये तो इसका सर पता है कि मतलब अंडरग्राउंड केबल सर जैसे 2 3 और 4 जो सर कोर्स होती है। हम्म, मतलब 2 3 दोबारा डिस्क्राइब करें, 2 3 का मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम्म, कोई मसला नहीं, गलत सही का टेंशन ना लें, बोलें तो सही। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी जी सर। बीच में कट गया था, ये पता नहीं क्या इशू आया था। सो मैं स्टैंडर्ड का केबल का पूछ रहा था कि ये होती क्या चीज़ है, किसी को कुछ आइडिया है? और मुझे यकीन है आप लोगों ने यूज़ की हुई हैं, आप हो सकता है आपको पता नहीं होंगे उस चीज़ का नाम, मगर ये कंफर्म है यूज़ की हुई है, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। सर सर ये तो पता है जो जैसे मैंने आपको बताया कि सर मतलब ये सर वन सेंट्रल कोर होती है और सर इसकी जो नंबर ऑफ कोर्स होती है सर जैसे 2 3 और 4 जो होती है सर ऑफ 10 स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर सर जैसे। और सर ये जो है एल्यूमिनियम कंडक्टर में भी सर आपकी आवाज़ कट रही है। अ, सर अब सही आ रही आवाज। हाँ, हाँ अब क्लियर है, अब क्लियर है। जी जी सर। अच्छा, स्टैंडर्ड में उसमें क्या है, मैं अभी दिखाता हूँ लोगों को ना एक वीडियो के थ्रू, वीडियो नहीं एक तस्वीर है। ये जो है हमारे पास, ये नज़र आ रहा है आपके पास? जी सर। ठीक है, ये जो वायर्स है ना, हम क्या करते हैं कि ये वायर है ना, जिसमें बहुत सारी तारें इकट्ठे होती हैं, छोटी छोटी तारें होती हैं, उनको कंबाइन करके एक कंबाइन करके चलाते हैं। जिस तरह नॉर्मली हम कोई भी वायर अगर आपने घरों में भी देखी हुई हो, निकाली हुई हो, तो इस तरह की ना बहुत सारी छोटी छोटी वायरें आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रैंडेड, मतलब नो स्ट्रैंड, 10 स्ट्रैंड, नो स्ट्रैंड का देखिए मतलब सर है वो वायर को सर छीलते हैं तो उसमें से निकलती है। बिल्कुल छीलते हैं तो उसमें निकलते हैं। और दूसरी थी सॉलिड वायर। सॉलिड वायर जो है ना, नीचे वाली जो बिल्कुल एक मोटी से लोहे की शीट की तरह होती है,
एक लोहे का समझोगे एक पूरी है। अब इसमें उसमें फर्क क्या है, जी यहाँ सर। स्टैंडर्ड को क्यों यूज करते हैं। अच्छा एक मीटिंग हमारी एंड हो जाएगी तो मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ ये टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट तो नहीं कर रहे आज, मगर सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं, फिर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट कल ना इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा तो स्टैंडर्ड में क्या होता है कि छोटी छोटी वायर्स होती हैं उसमें कनेक्ट होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब उसके लिए थोड़ी सी ना हमें फिजिक्स समझनी पड़ेगी। जो हमारे पास जो रूल ऑफ क्या कहते हैं कि करंट कैरिंग है, जो इसकी फिजिक्स है वो ये है कि आपके पास जो एक सॉलिड में जो वायर में जो करंट एसी करंट होता है ना, वो स्किन पे ज्यादा वो क्या कहते हैं कि प्रोपेगेट करता है। आई बात समझ में या नहीं, मतलब वो जो अंदर सॉलिड आपके पास, ये सॉलिड के अंदर जो इनसाइड है ना, वो करंट कैरी नहीं करता इतना, और इसको करंट ये इसकी जो सरफेस है ना उस पे करंट कैरी होता है। तो ये जो सॉलिड अंदर जितना भी ज्यादा होगा वो उतना जाया हो जाता है। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, कॉन्सेप्ट ये दिया गया भाई आप छोटी से छोटी तार रखें ताकि उसमें जो है ना सरफेस ज्यादा आ जाएगा। अब फॉर सपोज इसमें हर वायर का अपना सरफेस होगा, तो इतनी वायरें हैं तो इनका ओवरऑल सरफेस ज्यादा हो जाएगा, है या नहीं। जी सर। इसको हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। एट हायर फ्रीक्वेंसी एसी हैव समथिंग कॉल्ड स्किन इफेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है आपके पास जो करंट जो है ना वो स्किन की तरफ ज्यादा वो क्या कहते हैं कि ज्यादा करंट होता है और अंदर सॉलिड में नहीं होता। तो इस वजह से जो छोटी छोटी वायरें को आपस में कनेक्ट किया जाता है और साथ करके इनको वो करता है। इससे आपका जो एसी करंट है ना हायर फ्रीक्वेंसीज में भी इन केबल्स में ज्यादा प्रोपेगेट करता है, और इसको हम इसलिए हम स्टैंडर्ड वेव जो यूज करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड वेव, व्हाई स्टैंडर्ड वेव यूज इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन, आप फिर इसमें लिख सकते हैं जवाब में। जी सर। ठीक है, दूसरे सॉलिड का एक और ऑब्वियस सी बात है, एक बात क्लियर समझ में आती है कि सॉलिड जो वायर्स होती हैं, यहाँ पर भी देखो वही चीज है, सॉलिड जो वायर्स होती हैं ये वायर जो हैं ये मुड़ नहीं सकती। मतलब आप जैसा अक्सर हम देखते हैं वायर का पूरा वो एक वो बना होता है अक्सर, क्या कहते हैं सर्कुलर शेप में यूं है ना, इसको क्या बोलते हैं जो घूमी हुई चीज को कंबाइन की क्या बोलते हैं उर्दू में, उजैर। अच्छा उजैर चला गया है। सर कॉइल। नहीं वो तो है, मतलब हम किसी वायर वगैरह को ना घर में भी अगर गोल घुमा के रखते हैं तो इस तरीके से ये वायर जो है ना इतनी इजीली वो उसको हम मोड़ नहीं सकते, अगर मुड़ जाती है तो वो फिर मुड़ ही जाएगी, फिर सीधी नहीं हो सकती। ये सारे मामला स्टैंडर्ड वायर जो होती है इसमें नहीं होते, ये ऐसी वायर होती है इसके बाद आप उसको मोड़ें या सीधा करें फिर दोबारा सीधी हो जाएगी। ये हम डेली लाइफ में वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे है या नहीं। जी सर। अच्छा ये एक तो ये प्रॉपर्टी थी, the conductor size should be such that the cable carries the desired load current without overheating and causes voltage drop within permissible limit। मतलब ये कि कंडक्टर की साइज जो आपके पास केबल्स की इतनी होनी चाहिए कि वो जो करंट जो रिक्वायर्ड करंट जितना भी है वो कैरी करे विदाउट ओवर हीटिंग। क्योंकि हमें पता है कि एक केबल मिसाल तौर आप ज्यादा करंट जो है ना उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें से पास करवाएंगे तो थोड़ी देर के बाद वो हीटअप होना ज्यादा शुरू हो जाएगी, तो वो आपका डैमेज कर देगी वायर। तो आपको कंडक्टर की साइज ऐसी रखनी है कि वो रिक्वायर्ड करंट जो है ना वो कैरी कर सकते विदाउट ओवर हीटिंग। ठीक है, the cable must have proper thickness of insulation in order to give high degree of safety and reliability at the voltage for which it is designed। मतलब ये है कि केबल की जो थिकनेस और इंसुलेशन है वो इतनी होनी चाहिए कि जिस भी क्योंकि अब तो उसमें आपके पास सेफ्टी और रिलायबिलिटी हो। अब इसका मतलब ये हुआ अगर आप केबल बना रहे हैं 220 वोल्टेज के लिए तो इसकी जो थिकनेस या इंसुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि 220 से पास हो तो वो सेफ और रिलायबल हो, उसमें टेंशन नहीं हो। अगर आप वो बना रहे हैं 220 किलो वोल्ट्स के लिए